Good morning, dear students. Today we are going to start or discuss the next part of the sequel in vitamins, which is fat soluble vitamins part 2. We have already discussed two of the fat soluble vitamins, vitamin A and D. Today we are going to complete the fat soluble vitamins by this video lecture. So, this e-content has been generated for UG classes as per the guidelines of DHE Haryana. First of all, I would like to introduce myself to you. I am Dr. Prabjot Kaur, Assistant Professor in Home Science, Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. The topic fat soluble vitamins is an important part of the curriculum of BSc Home Science Semester 2 Fundamentals of Nutrition, course code 206 of MDU University, Rohtak, and BSc Home Science Semester 2 Basic Nutrition subject, course code 115 for the KUK students, and BA Home Science Semester 5 subject name Foods and Nutrition, कोर्स कोड 301 ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र. तो स्टूडेंट्स आज हम फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स का लास्ट पार्ट कर रहे हैं बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी 2 वाइटामिन्स डिस्कस किए हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे बाकी बचे हुए 2 वाइटामिन्स के बारे में. ये जो कोर्स है ये बीएससी होम साइंस सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन कोर्स कोड 206 का भाग है. तथा ये बीएससी होम साइंस सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से बीएससी कर रहे हैं उनके बेसिक न्यूट्रिशन कोर्स कोड 115 एवं बीए होम साइंस सेमेस्टर 5 फूड्स एंड न्यूट्रिशन कोर्स कोड 301 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के सिलेबस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम एक रूटीन बना चुके हैं उससे पहले हम उसके लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं सो दैट वी get to know, like after understanding of this topic, what all skills or what all knowledge or what all competencies we'll be able to handle. So after attending this video lecture, you will be able to describe the structure and functions of fat soluble vitamins E and K. You will be able to identify their food sources. You will be able to know the consequences of their deficiency and toxicity, and you will be able to recognize the recommended dietary amount needed during various physiological stages or conditions of life, and you will be able to appreciate their importance in diet. तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि आप लोग इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स ई और के हैं उनकी संरचना एवं कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, आप उनके भोज्य स्रोतों को पहचान सकें तथा उनके कमी एवं अधिकता से होने वाले दुष्प्रभावों को समझ सकें. इसके अलावा आप उनके प्रस्तावित दैनिक मात्राएं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसीज के द्वारा निर्धारित की गई हैं विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं के लिए लाइफस्टाइल में या आपके जीवन में जितनी भी अवस्थाओं में उनकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें एवं उनके हमारी डाइट में महत्व को प्राथमिकता दे सकें तथा उसको समझ सकें. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स विद वाइटामिन ई. Vitamin E is a fat soluble vitamin with several forms, but alpha tocopherol is the only one used by the human body. हालांकि ये बहुत सारी फॉर्म्स में प्रचलित है, ये विटामिन मिलता है. विटामिन ई एक वसा में घुलनशील विटामिन है जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा टोकोफेरोल कॉमन है, लेकिन मानव शरीर के द्वारा केवल अल्फ़ा टोकोफेरोल को ही इस्तेमाल में लाया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है. यहाँ मैं आपसे ये बात और शेयर करना चाहूँगी कि विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो टोकोफेरोल है. विटामिन ई इज़ अ जेनरिक टर्म which is used for all the tocopherols and tocotrienols that have a phenolic functional group on a chromane ring system with the isoprenoid side chain. तो जो केमिस्ट्री में आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये जो भी विटामिन ई जो नेम है ये एक जेनरिक टर्म है जो टोकोफेरोल्स और ट्राइनोल्स के लिए यूज़ की जाती है. और इस के द्वारा हम क्या करते हैं, हम इसमें बेसिकली क्या प्रोसेस जो यूज़ करते हैं वो है कि हम टोकोफेरोल्स को एक ऐसा फिनॉलिक ग्रुप उसके साथ फंक्शनल ग्रुप की तरह लगा होता है जो क्रोमेन रिंग का उसका स्ट्रक्चर है उसके साथ अटैच्ड होता है.
Its main role is to act as an antioxidant, scavenging loose electrons, so called free radicals that can damage the cells. विटामिन ई, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा विटामिन ए, विटामिन सी के केस में कि वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं, उसी प्रकार विटामिन ई भी एक कुदरती रूप से पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ख़त्म करता है तथा हमें एजिंग से बचाता है, हमें एजिंग से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाता है और हमें यंग रखने में सहायता करता है. It also enhances the immune function and prevents the clots from forming in heart arteries. ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी करता है तथा इसके साथ साथ हमारी हृदय की धमनियों में जो ब्लॉकेज हो जाती है, जो क्लॉट्स बन जाते हैं, जो ब्लड जमना शुरू हो जाता है, उसको भी प्रिवेंट करने में सहायता करता है. So this was the basic information about vitamin E. So let's move to the food sources of vitamin E. Vitamin E is present in almost all foodstuffs. जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी सारे या ऑलमोस्ट लगभग सभी भोज्य पदार्थों में ये पाया जाता है, लेकिन बेसिकली या मेनली या इन गुड अमाउंट्स इट इज़ फाउंड इन व्हीट जर्म यानी कि दलिया, कॉर्न, मकई, नट्स, सीड्स, ऑलिव्स, स्पिनक, एस्पैरागस एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक ग्राउंडनट, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड सेफ्लावर ऑयल आर द रिच सोर्सेज. तो स्टूडेंट्स इसको लिस्ट को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी सारी ग्रेन्स में जैसे व्हीट जर्म में, कॉर्न में, नट्स एंड ऑयल सीड्स में, अब नट्स भी हम लोग डेली ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, ऑयल सीड्स भी यूज़ करते हैं, स्पिनक, एस्पैरागस तथा अन्य हरी सब्जियों में, इसके अलावा जैतून में और कुछ नहीं तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऑयल तो आप डालते ही होंगे ना. तो जो तेल आप यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए या खाने को फ्राई करने के लिए, खाने को पकाने के लिए, जैसे कि मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, बिनौले का तेल और कुसुम के फ्लावर्स का तेल, इन सभी तेलों में विटामिन ई पाया जाता है, इवन ऑलिव ऑयल में भी. तो जिस भी ऑयल का आप यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, वो आपको विटामिन ई की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सहायता करता है. इसीलिए ये बोला गया है कि विटामिन ई ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ्स में अवेलेबल है. The vitamin E content of edible oils is usually proportional to the amount of polyunsaturated fatty acid कंटेंट ऑफ द ऑयल्स. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने अपने लिपिड्स वाली वीडियो लेक्चर में भी इस चीज़ को समझा है कि जो फैट्स होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और जो ऑयल्स होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि म्यूफा, प्यूफा और सफ़ा होते हैं. तो प्यूफा, म्यूफा जो हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये एडिबल ऑयल्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं. जितना ज़्यादा प्यूफा किसी ऑयल में होगा उसका विटामिन ई कंटेंट उतना ही ज़्यादा होगा. सो एक सिंपल सा प्रपोर्शन है, सिंपल सा एक रिलेशनशिप है बिटवीन विटामिन ई कंटेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्यूफा प्रेजेंट इन एनी ऑयल. The higher the amount or higher the range of PUFA in any oil, the higher will be the amount of vitamin E. तो जितने भी ऑयल्स विटामिन ई रिच हैं वो प्यूफा में भी रिच हैं, इसलिए वो हमें हृदय संबंधी रोगों से ऑटोमेटिकली बचाएंगे क्योंकि प्यूफा वाले जो ऑयल्स होते हैं वो हमारे हृदय की धमनियों में जमते नहीं हैं और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं जिसकी वजह से उनके क्लॉट्स और ब्लॉकेज कम बनती हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन ई. नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शंस ऑफ विटामिन ई. 3-4 फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द फूड सोर्सेज एंड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ विटामिन ई. सो विटामिन ई इज अ मेजर लिपिड सॉलिड soluble antioxidant in the cell antioxidant defense system and is exclusively obtained from the diet. ये हमें डाइट से ही मिल जाता है, हमें इसको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती है. द मेन रोल ऑफ विटामिन ई एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ टोकोफेरोल्स आर ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. This antioxidant property of vitamin E is useful for the various body processes and the substances which are enumerated herewith. अब क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है तो इसका जो मुख्य कार्य है वो सारे शरीर में से पोल्यूशन की वजह से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न से जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गए हैं उनको स्कैवेंज करना. स्कैवेंजिंग होता है स्वीपिंग एक्शन. जैसे एक सफाई कर्मचारी हमारे घर के आसपास सफाई करता है, उसी प्रकार विटामिन ई हमारी बॉडी में से प्राकृतिक रूप से
गंदगी की सफाई करके उसको नेगेटिव इम्पैक्ट से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. So these few functions are related to the antioxidant properties of vitamin E. First function is protection of PUFA, that is polyunsaturated fatty acids, from oxidative damage. The major biological role of vitamin E is to protect PUFAs and other components of cell membranes and LDL from oxidation by free radicals. ये उनके ऑक्सीकरण को रोकता है. जो फ्री रेडिकल्स हैं वो प्यूफा को ऑक्सीडाइज करके नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये उनको रोकता है. तथा एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारी कोशिका झिल्ली का इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है, उसके सभी सेल्स में ऑक्सीकरण के फ्री रेडिकल्स के ऑक्सीकरण को रोकेगा और फ्री रेडिकल्स द्वारा होने वाले ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारी बॉडी में जो डैमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. Vitamin E is located primarily within the phospholipid bilayer of cell membrane, जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है और उसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है. इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग लिपिड पर ऑक्सीडेशन. ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट लिपिड्स को ऑक्सीडाइज होने से, उनके ऑक्सीकरण से बचाता है, जिसकी वजह से बॉडी में रेंसिड या एजिंग इफेक्ट्स नहीं हो पाते हैं. नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रोसाइट्स होते हैं आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्तकण. हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह के रक्तकण पाए जाते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. तो हम इरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहे हैं. विटामिन ई प्रोटेक्ट्स द इरिथ्रोसाइट्स फ्रॉम हेमोलाइसिस बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल डाईएलुयूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. विटामिन ई हमारी बॉडी के ब्लड में जो आरबीसीज प्रेजेंट हैं उनके ब्रेकडाउन, हेमोलिसिस को रोकता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीकरण के एजेंट्स बनाकर, जो कि जिनके एग्जाम्पल्स हैं डाईएलुयूरिक एसिड and hydrogen peroxide. Next function is protection of cell membrane. It protects the cell membrane from getting damaged by naturally occurring peroxides and toxic free radicals formed from fatty acids and oxidative tissue damage. आप देख रहे हैं इसका मेन फंक्शन सारा हमारी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, तो ये सारे के सारी कोशिका झिल्ली को डैमेज से बचाता है, जो कि फ्री रेडिकल्स की ऑक्सीडेशन के बाद फ्री रेडिकल जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए फैटी एसिड्स और टिश्यू डैमेज को प्रोटेक्ट करने में सहायता करता है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉइजनिंग. इट प्रोटेक्ट्स द लिवर फ्रॉम इंजरी ड्यू टू कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग. हमारे लिवर के अंदर पॉइजनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्रोटेक्शन ऑफ बोथ विटामिन ए एंड कैरोटीन. विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन एक फैट सॉल्युबल विटामिन ही है. इट प्रोटेक्ट्स विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय ऑक्सीडेशन. उनको भी ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, स्पेशली इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, दस स्पेयरिंग द सप्लाई ऑफ विटामिन ए अवेलेबल टू द बॉडी. एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है हमारा मुख से लेके गुहा तक, जिस तंत्र में हमारा भोजन जो है उसका पाचन होता है. तो हमारे पाचक तंत्र की जो नली है उसमें विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को रोकता है तथा विटामिन ए को महफूज रखता है कि वो बॉडी में अपने फंक्शंस को भली भांति निभा सके. Next function is synthesis of enzymes and proteins. It also serves as a co-repressor in the synthesis of certain enzymes and plays a specific role in the synthesis of heme proteins. Vitamin E जो है वो बहुत सारे enzymes की production के टाइम पे को-रिप्रेसर का रोल प्ले करता है तथा हेम प्रोटीन्स यानी कि ब्लड से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड जो प्रोटीन्स होती हैं उनको बनाने में ये मदद करता है. नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आप लोगों ने कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के पावर हाउस का कार्य करते हैं. दे गिव यू द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के पैकेट्स के रूप में एनर्जी सप्लाई की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा. विटामिन ई प्रोटेक्ट्स द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन ऑफ मसल्स एंड कार्डियक टिश्यू. हमारे मसल्स के, मांसपेशियों के तथा हृदय के जितने भी ऊतक हैं उनके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को सुरक्षा प्रदान करता है. इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्रिवेंट्स द डिस्ट्रप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के सुचारू रूप से चलने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कार्य करता है. माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग के लिए देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये उनको एक्सेप्ट कर लेता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को
सुचारू रूप से चलाने में प्रोटेक्ट करता है, सुचारू रूप से चलाने में सक्षम रखता है। रिडक्शन इन फ्री रेडिकल जनरेशन, ऑब्वियसली दिस इज द मेन फंक्शन कि फ्री रेडिकल्स की जनरेशन को रोकता है। विटामिन ई एक्ट्स सिनर्जिस्टिकली विद सेलेनियम, सिनर्जिस्टिकली होता है जब कोई दो चीज़ें एक साथ एक ही दिशा में कार्य करती हैं, तो विटामिन ई एवं सेलेनियम दोनों ही ये कार्य एक साथ करते हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एलडीएल टू ऑक्सीडेशन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का ऑक्सीकरण रोकते हैं, फ्री रेडिकल्स की जनरेशन को रोकते हैं तथा कोशिका झिल्ली में होने वाले डैमेज को रोकते हैं। दिस एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ विटामिन ई टुगेदर विद सेलेनियम प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, स्पेशली एथरोस्क्लेरोटिक लेजन्स। एथरोस्क्लेरोटिक लेजन्स हैं जो एथरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, जो धमनियों में ब्लड जमना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों विटामिन ई और सेलेनियम दोनों मिलकर जो ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करते हैं, उसके फलस्वरूप हम हृदय संबंधी रोगों जो कि स्पेशली एथरोस्क्लेरोसिस है उससे निजात पा सकते हैं। Few more functions of vitamin E include regulation of the enzyme activities. Vitamin E regulates the activity of enzymes alpha aminolevolinic acid ALA synthetase in bone marrow and ALA dehydrase in liver. विटामिन ई काफ़ी सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, जिसमें से मुख्य रूप से हैं ALA सिंथेटेज जो बोन मैरो में कार्य करता है जहाँ से RBCs की प्रोडक्शन होती है, एंड ALA डिहाइड्रेज जो यकृत में कार्य करता है जहाँ पे हमारी डिटॉक्सिफिकेशन, ट्रांसएमिनेशन और बहुत सारे अन्य प्रोडक्शन फैट्स की मल्सिफिकेशन हो रही होती है। Last function is prevention of diseases. Because of its antioxidant function and its role in inhibiting the cell proliferation of smooth muscles, vitamin E can be used for prevention and treatment of certain degenerative diseases like Parkinson's disease, जो brain से related disorder है, प्रिवेंट पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेज इन प्री टर्म बेबीज़, जो बच्चे अपनी टर्म से पहले पैदा हो जाते हैं, जैसे 7 मंथ्स या 8 मंथ्स में जिनका बर्थ हो जाता है, उनमें वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग को रोकते हैं। रिड्यूस टिश्यू इंजरी अराइजिंग फ्रॉम इस्चेमिया एंड रिपरफ्यूजन ड्यूरिंग सर्जरी, ये हमारी बॉडी में जो हार्ट रिलेटेड इस्चेमिक डिजीजेज होती हैं उनको रोकता है, इंजरी को रोकता है। डिले कैटरेक्ट डेवलपमेंट, मोतियाबिंब को डिले करता है, उसको लंबे समय तक खिंचाव कर देता है। एंड इम्प्रूव मोबिलिटी इन आर्थराइटिस सफरर्स, और जो गठिए के पेशेंट्स होते हैं उनकी मोबिलिटी को, इधर उधर मूवमेंट को इंक्रीज़ करने में सहायता करता है। तो इस तरह ये बहुत सारी डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, ऐसी डिजीजेज जिसकी वजह से व्यक्ति चलने फिरने में सक्षम नहीं हो पाता, या उसको भूलने लगता है, या उसको दिखने में प्रॉब्लम होती है, या उसको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लीडिंग होती है, उनसे हमें बचा के रखता है। अब हम बात करेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर विटामिन ई की। जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि विटामिन ई जो है इस टेबल में इट्स क्लियरली मेंशन्ड, विच दिस टेबल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ICMR's न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फॉर RDA and RDA for Indians 2010, wherein vitamin E requirement is same for all the age groups, for all the genders and for all the physical activities of the lifestyle. The vitamin E requirement is 7.5 to 10 milligrams alpha tocopherol per day. So this is very small amount which can be easily compensated or provided by the diet if we are taking proper diet. But if we are actually taking a total fat-free diet, then the deficiency may occur. So we need to understand the deficiency and the toxicity of vitamin E for this. So let's move forward. Then deficiency of vitamin E. Fortunately, vitamin E deficiency in humans is extremely rare. वो आपको उसके अमाउंट से भी पता चल गया, एंड वो कितने सारे भोज्य पदार्थों में प्रेजेंट है वहाँ से भी क्लियर हो गया कि इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयरली होती है, बहुत कम, बहुत ही किसी किसी व्यक्ति में कभी हो सकती है। दिस में प्रोबेबली भी ड्यू टू इट्स वाइड अकरेंस इन ऑल द नेचुरल फूड्स, क्योंकि ये प्राकृतिक भोजन में इतना वाइडली प्रेजेंट है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत नामात्र होते हैं। Evidence of deficiencies, however, seen in individuals with chronic fat malabsorption. Yes, ऐसे पेशेंट्स, ऐसे व्यक्ति जिनमें वसा की अवशोषण ठीक से नहीं हो पा रहा, जिस डिजीज़ को हम बोलते हैं स्प्रू या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ पेनक्रियाज, इन दोनों केसेस में फैट जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। उस वजह से जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये हमने लिपिड्स की डेफिशिएंसी में भी पढ़ा था कि अगर लिपिड्स की डेफिशिएंसी होगी तो जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन A, D, E और K, उन सब की डेफिशिएंसी से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसी प्रकार विटामिन E की डेफिशिएंसी उन पेशेंट्स में पॉसिबल है जिनमें फैट की एब्जॉर्प्शन
भली प्रकार से नहीं हो पा रही है। सेकेंडली, चेंजेस अकरिंग इन सीवियर डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है? डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिकली ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड विटामिन है, तो जो यंग मेल्स एंड फीमेल्स विच आर रेडी टू मेक देयर फैमिलीज, उनको विटामिन ई का सेवन बहुत ध्यान से करना चाहिए। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मसल, लिवर, बोन मैरो एंड ब्रेन फंक्शन, देखिए अगर हो जाए तो इसके सिम्टम्स बहुत फेटल भी हो सकते हैं और बड़े सीरियस भी हैं, यानी कि हमारी मांसपेशियां, यकृत, बोन मैरो और दिमाग में एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। डिफेक्टिव एम्ब्रियोजेनेसिस हो सकता है, जो भ्रूण माता के शरीर में डेवलप हो रहा है उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इंक्रीज हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज ज़्यादा टूट सकते हैं, जो हमने इसके फंक्शन में भी पढ़ा था। क्रेटिन्यूरिया मीन्स यूरिन में क्रेटिनिन प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होने लगती है। एंड डिपोजिशन ऑफ ब्राउनिश सिरॉइड पिगमेंट इन स्मूथ मसल्स में जमाव हो सकता है। स्केलेटल मसल डिस्ट्रॉफी में अक्कर एंड इन सर्टेन स्पीशीज इट इज़ अकम्पनीड बाय कार्डियोमायोपैथी। तो कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज में भी वो एनिमल्स की हो सकती हैं, उनमें स्केलेटल मसल डिस्ट्रॉफी मीन्स मसल्स में मूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ स्पीशीज के अंदर कार्डियोमायोपैथी मीन्स हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है, इट इज़ द कॉज ऑफ इम्पेयर्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। इट इज़ समटाइम्स सीन इन पेशेंट्स विद डिसऑर्डर्स दैट इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ द विटामिन। कभी कभी हम विटामिन का सेवन तो कर रहे हैं खुराक के साथ या डाइट के साथ, परंतु वो हमारी बॉडी में या तो ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा, या वो अवशोषित नहीं हो पा रहा, या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ज़रूरत के एरिया में अगर उस विटामिन की कमी होगी तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखने, लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पहले पहले न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस में प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि नर्व्स और मसल्स, नसें और मांसपेशियां आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं। द सिम्टम्स इंक्लूड पुअर रिफ्लेक्सेस, उनको एहसास थोड़े कम हो जाते हैं। इम्पेयर्ड लोकोमोशन, उनकी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। डिक्रीज सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फीट, हाथों और पाँव में सेंसेशन कम होती है, टच का पता नहीं चलता, न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं। एंड चेंजेस इन द रेटिना, आंखों में भी कुछ कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। डिसऑर्डर्स प्रोवोक्ड बाय ट्रेसेस ऑफ peroxidized pufas in the diets of animals with low vitamin E status indicate कार्डियक और स्केलेटल मायोपैथीज, न्यूरोपैथीज जो मैंने अभी आपको बताया, एंड लिवर नेक्रोसिस। तो लिवर में, हार्ट में, ब्रेन में, तीनों वाइटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। मसल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कंसिक्वेंस ऑफ ह्यूमन विटामिन ई डेफिशिएंसी। ये हमने एनिमल्स में पढ़ा जो ऊपर समझ रहे थे हम, उसके अलावा ह्यूमन बींग्स में भी मसल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अर्ली डायग्नोस्टिक साइंस ऑफ डेफिशिएंसी में हमें क्या पता चलता है? लीकेज ऑफ मसल एंजाइम सच एज क्रिएटिन काइनेज एंड पायरुवेट काइनेज इनटू प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा का जब टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्रिएटिन काइनेज और पायरुवेट काइनेज की मात्रा पाई जाएगी ज़्यादा। इंक्रीज लेवल्स ऑफ लिपिड परऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स इन प्लाज्मा एंड इंक्रीज इरिथ्रोसाइट हिमोलिसिस। हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में जो प्लाज्मा है, 3 तरह के सेल्स के साथ ब्लड प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, तो जो लिक्विड है, जो ब्लड प्लाज्मा है, उसमें इंक्रीज लेवल्स ऑफ लिपिड परऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लिपिड्स परऑक्सीडाइज होकर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को ये स्कैवेंज नहीं कर पाएगा तो लिपिड्स की परऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स ब्लड प्लाज्मा में पाए जाएंगे एंड आरबीसीज का जो ब्रेकडाउन रेट है वो बढ़ जाएगा। सो ये सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि व्यक्ति विशेष को विटामिन ई की कमी हो रही है। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ई। सिंस इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो इसकी हाइपर विटामिनोसिस एग्जिस्ट करती है। विटामिन ई इज़ रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक, बहुत कम इसकी टॉक्सिसिटी होती है। एडल्ट्स टॉलरेट डोजेज एज हाई एज 100 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, जबकि रिक्वायरमेंट 7.5 to 10 मिलीग्राम है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के जो वयस्क हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो 100 से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे तक इसको आराम से टॉलरेट कर सकते हैं, जिससे उनको टॉक्सिसिटी नहीं होगी। हाउएवर, एडवर्स इफेक्ट्स सच एज मसल वीकनेस, फटीग यानी कि थकावट, नाउजिया वॉमिट्स की फीलिंग, डायरिया यानी कि अतिसार या लूज मोशंस, डबल विजन दोहरा दिखाई देना, एलिवेशन ऑफ सीरम लिपिड्स का बढ़ जाना, इम्पेयर्ड ब्लड कोएगुलेशन ब्लड का जमाव, थक्का ना जमना टाइम पर, एंड रिडक्शन ऑफ सीरम थायराइड हार्मोन्स का कम हो जाना अकर ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट इंजेक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ विटामिन ई ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे कि आपको पता है आजकल ईवियन के नाम से या बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो विटामिन ई देते हैं,
और कई बार हम लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए ऐसे सप्लीमेंट्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे की सलाह मानकर, या किसी और को कोई प्रॉब्लम हुई और आपने भी वो विटामिन लेना शुरू कर दिया, तब इस तरह की दिक्कत आ सकती है। अगर आप रेगुलरली बहुत लंबे समय तक हाई डोजेज ऑफ विटामिन ई ले रहे हैं तो उस टाइम पे ये एडवर्स इफेक्ट्स इसकी टॉक्सिसिटी के, जिसमें कि मसल्स की कमजोरी, थकावट, नाउजिया, अतिसार, दोहरा दिखना, सीरम लिपिड्स का बढ़ जाना, ब्लड कोएगुलेशन का इम्पेयर हो जाना और थायराइड हार्मोन्स का कम हो जाना देखा जा सकता है उन केसेस में जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक विटामिन ई की डोज ले रहे हैं एज सप्लीमेंट. So students, this was all about vitamin E. So now let's move to the next part of our presentation, which is vitamin K. Vitamin K, the scientific name of vitamin K is phylloquinone. Vitamin K is also an essential fat soluble micronutrient जिसकी क्वांटिटी हमें बहुत कम चाहिए होती है, वसा में घुलनशील माइक्रोन्यूट्रिएंट है. The only unequivocal role in health is in the मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कोएगुलेशन. विटामिन के का जो मुख्य रोल है, जो मुख्य कार्य है हमारे शरीर में, वो है रक्त के थक्के को जमाने का, ब्लड को क्लॉट करने का टाइमली. विटामिन के इज द फैमिली नेम फॉर अ सीरीज ऑफ फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स विच हैव कॉमन जेड मिथाइल 1 सनाथोक्विनोन न्यूक्लियस बट डिफर इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ साइड चेन एट द थर्ड पोजीशन. तो ये एक फैमिली नेम है जो बहुत सारे कंपाउंड्स को डिनोट करता है. विटामिन के इज द विटामिन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. फूड सोर्सेज में आपको ये कम मिलेगा, जबकि ये प्लांट्स और बैक्टीरिया में बनाया जा सकता है, इसका संश्लेषण किया जा सकता है. इन प्लांट्स द ओनली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म इज फिलोक्विनोन, जिसको विटामिन K1 के नाम से जाना जाता है. दिस हैज अ फाइटाइल साइड चेन, while bacteria synthesize a family of compounds called menaquinones, जिसको vitamin K2, which have side chains based on repeating unsaturated 5 carbon prenyl units, जिनके अंदर रिपीटिंग अनसेचुरेटेड 5 कार्बन की प्रेनाइल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ रिपीट होती रहती हैं. तो विटामिन K1 इज फिलोक्विनोन, while विटामिन K2 इज menaquinones, which is a family of numerous compounds. Right, this was the introductory part of vitamin K. So let's discuss now the food sources of vitamin K. In plants, the only molecular form, the important molecular form or the only molecular form of vitamin K is phylloquinone, जो कि उनमें produce होता है. Phylloquinone is distributed ubiquitously throughout the diet. ये डाइट में बड़े आराम से मिलता है. एंड द रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस इन डिफरेंट फूड कैटेगरीज इज़ वेरी वाइड. किस तरह के फूड्स में कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है. In general, the highest values normally in the range of 400 to 700 milligrams per 100 grams of the food. यानी कि 100 ग्राम फूड में 400 से 700 मिलीग्राम जिन फूड में पाया जाता है वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड लेट्यूस, सैलेड लीफ, पालक, फूल गोभी और पत्ता गोभी. द नेक्स्ट बेस्ट सोर्सेज आर सर्टेन वेजिटेबल ऑयल्स, जो कि वनस्पतिक तेल हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल्स हैं सोयाबीन, रेप सीड, जो वाइट मैंने बताया था आपको, वाइट सरसों के जो सीड्स हैं जिन पे वाइट फूल होता है उसका ऑयल, एंड ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, विच कंटेन 50 to 200 milligrams per 100 grams. Other vegetable oils such as peanut oil, corn oil, sunflower oil, safflower oil, however, contain much lower amounts of phylloquinone, that is 1 to 10 milligram per 100 grams. जबकि मूंगफली का तेल, मक्की का तेल, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल और कुसुम के फूलों के तेल में इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम रहती है, जो कि 1 से 10 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है. Other good sources include animal foods such as egg yolk, milk and organ meats like liver. इसके अन्य अच्छे स्रोत क्या हैं जो कि एनिमल ओरिजिन से, पशुजन्य जगत से बिलोंग करते हैं? वो हैं अंडे का पीला भाग, दूध एवं यकृत, जो कि मांस का हिस्सा है. So students, these were the food sources of vitamin K. Now let's move to the functions of vitamin K. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, the functions of vitamin K are both physiological and biochemical. दोनों तरह के रोल्स करता है. शारीरिक फंक्शन, these include, first function is blood coagulation. The primary function of vitamin K in the body is in the maintenance of normal blood coagulation.
आप सबको पता है कि जब हमें कहीं पे चोट लगती है तो कुछ समय के बाद प्राकृतिक रूप से हमारा ब्लड जो है वहाँ जमना शुरू हो जाता है. Prothrombin is converted to its active form thrombin, which in turn is necessary for the formation of fibrin, which is a protein that is the basis for a blood clot. अभी मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू इस सारे प्रोसेस को समझाऊंगी, बट अभी आपको ब्रीफली समझा रही हूँ या मोटे मोटे तौर पर बता रही हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन है, एक हार्मोन है, वो अपनी एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ विटामिन के. ये जो थ्रोम्बिन है ये एक प्रोटीन फिब्रिनोजन, आपको पता है जिस भी चीज़ के एंड में जन या स्टार्टिंग में प्रो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, चाहे वो कोई एंजाइम हो, चाहे वो कोई प्रोटीन हो, चाहे वो कोई हार्मोन हो. वो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है जो कि ब्लड सेल्स के साथ मिलकर ब्लड क्लॉट बनाती है. विटामिन के ऑल्सो एक्ट्स एज अ को फैक्टर फॉर एन एंजाइम इन द लिवर which converts glutamic acid residues in a precursor process to gamma carboxyglutamic acid. This reaction is necessary before prothrombin can function in blood coagulation. तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए ये रिएक्शन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि विटामिन ए एक को फैक्टर का सह फैक्टर का कार्य करता है, सहकारक का कार्य करता है एक एंजाइम के लिए, ऐसा एंजाइम जो ग्लूटामिक एसिड को उसके प्रीकर्सर में प्रोसेस करता है गैमा कार्बोक्सीग्लूटामिक एसिड. इस रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो इनको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स बोला जाता है. इस प्रोसेस को हम समझ पाएंगे इस पिक्चर के थ्रू. आप देख रहे हैं डैमेज ब्लड वेसल, पिक्चर में क्लियर आपको दिख रहा है. इंजरी हुई है तो जो लाइनिंग है वो ट्रिगर करती है, ब्लड बाहर निकलना शुरू है, ब्रोकन वेसल हो गई. यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हैं जो आसपास के एरिया में, वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं थ्रोम्बिन के लिए. और थ्रोम्बिन जो है इन टर्न एक्टिवेट कर रहा है प्लेटलेट्स को, फिब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल प्रोटीन है उसको अघुलनशील अवस्था में फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है. फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होती है तो ब्लड फ्लो लिमिट हो जाता है और प्लेटलेट्स एक चिपचिपा पदार्थ बनाना शुरू कर देती हैं जो हमें दिखाई भी देने लगता है हमारे जख्म के आसपास. इस फिब्रिन की फिर क्या टेंडेंसी है, ये ब्लड के साथ मिलकर नेटवर्क बना देती है टाइटली. उसके ऊपर आप पतली पतली सी जाली देख पा रहे हैं जो बहुत हल्के रंग से दिखाई दे रही है, ग्रे कलर से. ये जो जाली है ये जाली क्लॉट बनाने में हेल्प करती है. तो फाइब्रिन स्टैंड्स एडहेयर टू द प्लग टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल क्लॉट. दिस पिक्चर और प्रोसेस हैज़ बीन बाय द कर्टसी ऑफ bioninja.com जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के नोट्स में से है. तो डिफेंस अगेंस्ट ब्लड क्लॉटिंग या इन्फेक्शन में ये एक्सप्लेन किया गया है. सो ग्रेट थैंक्स टू देम. लेट्स अगेन क्लैरिफाई द फंक्शन ऑफ विटामिन के इन ब्लड क्लॉटिंग. इसके दो पाथवेज हैं, एक्सट्रिंसिक जो बाहर हो रहा है, इंट्रिंसिक जो अंदर हो रहा है. सो डैमेज टू टिश्यू आउटसाइड द वेसल, जो ब्लड वेसल के बाहर डैमेज हुआ तो उसके लिए डिफरेंट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो कि प्लाज्मा के फैक्टर्स हैं 4, 5, 7 एंड 10. ये टिश्यू में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है उसको कैल्शियम और प्रोटीन्स, हेम प्रोटीन्स की प्रेजेंस में इनएक्टिव फैक्टर 10 में कन्वर्ट करते हैं. इनएक्टिव फैक्टर 10 जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे में अगर ब्लड वेसल के अंदर इंजरी हो गई है तो प्लेटलेट के को फैक्टर जो हैं वो है 4, 5, 9, 10, 11 एंड 12. वो प्लेटलेट में थ्रोम्बोप्लास्टिन को फिर से एक्टिवेट करते हैं और प्लेटलेट फैक्टर 3 से होते हुए कैल्शियम और प्रोटीन्स की मदद से एक्टिव फैक्टर X और फैक्टर 5 बनाते हैं. यहाँ पे आता है विटामिन के का रोल. विटामिन के इन दोनों फैक्टर्स को एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बोकाइनेस इज द एंजाइम विच इनएक्टिवेट्स द हेपेरिन. हेपेरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट फैक्टर जो हमारे ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है, ये उसको इनएक्टिवेट कर देता है. विटामिन के रिलीजेस और एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिनेस विच इज एन एंजाइम विच इनएक्टिवेट्स द हेपेरिन एंड एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. फिर ये कैल्शियम की प्रेजेंस में हो रहे हैं सारे रिएक्शंस. ये जो थ्रोम्बिन है ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है. फिब्रिन फैक्टर 12 के साथ एसोसिएट होकर ब्लड सेल्स के साथ मिलकर ब्लड का क्लॉट बनाता है और ये सीरम में चला जाता है. दिस इमेज हैज़ बीन टेकन बाय द कर्टसी ऑफ pinterest.com. सो ग्रेट थैंक्स टू देम ऑल्सो. Now moving on to the next functions or other functions of vitamin K. Vitamin K dependent carboxylation. Second function, पहला function तो हो गया clotting of blood. Second function of vitamin K is it acts as a cofactor in the synthesis of gamma
कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो आपने उस रिएक्शन के बीच में पढ़ा था. द बायोलॉजिकल रोल ऑफ वाइटामिन के देयरफॉर इज टू एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर अ स्पेसिफिक कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म सेलेक्टिव ग्लूटामेट रेजिड्यूज टू गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेजिड्यूज. तो उसके फलस्वरूप ही वो जो थ्रोम्बिनेस है वो एक्टिवेट हो पाता है. तो ये जो सारा प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग के साथ एसोसिएटेड है. एंड अदर फंक्शंस आर वाइटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स. जो प्रोटीन्स आपने ब्लड क्लॉटिंग में भी पढ़ी, जो फैक्टर्स पढ़े 5, 4, 6, 10, 9, 10, 11 एंड 12. द 4 वाइटामिन के डिपेंडेंट प्रोकोएगुलेंट्स, जो कि फैक्टर 11 या प्रोथ्रोम्बिन जिसको बोलते हैं, एंड फैक्टर 7, 9 and 10 are serine proteases which are synthesized in the liver and then secreted into the circulation in inactive form, zymogen की फॉर्म में. जो भी एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको zymogen बोलते हैं. ये zymogen की फॉर्म में यकृत में सिक्रीट हो जाती हैं. when coagulation is initiated, जिस टाइम रक्त का थक्का जमने की स्टार्टिंग होती है, the zymogens of the 4 vitamin K dependent clotting factors are cleaved, उनको ब्रेक किया जाता है टू यील्ड द एक्टिव प्रोटीएज क्लोटिंग फैक्टर्स. सो 2 अदर वाइटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, प्ले अ रेगुलेटरी रोल इन द इनहिबिशन ऑफ कोएगुलेशन. ये उसकी कोएगुलेशन को रोकने में, रेगुलेट करने में मदद करते हैं. जब एक बार जम जाता है तो फिर उसको नॉर्मलाइज भी करना पड़ता है. इसलिए वाइटामिन के का जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल है वो बिल्कुल किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता. इट इज़ इनकम्पेरेबल. और इन केस अगर ये वाइटामिन नहीं होता तो जब भी हमें कोई चोट लगती या हमें कोई घाव होता तो हमारे वहाँ से पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो निकल सकता था और हम फैटल डेथ को प्राप्त कर सकते थे. इसलिए वाइटामिन के इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदर फंक्शंस ऑफ वाइटामिन के इंक्लूड स्फिंगोलिपिड मेटाबॉलिज्म. हमने पढ़ा था लिपिड्स की कैटेगरीज में, इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड. सो वाइटामिन के इज एसेंशियल फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, उनके उपापचय के लिए नेसेसरी है. एंड इट प्रिवेंट्स द बोन लॉस ऑल्सो. वाइटामिन के इज नोन टू इनिबिट बोन लॉस थ्रू इनिबिटिंग इफेक्ट ऑन ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन. ये ऑस्टियोक्लास्ट नहीं बनने देता. जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं जब वो डीफॉर्म हो जाते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, उसको ये प्रिवेंट करता है, जिसके फलस्वरूप बोन लॉस जो है, हड्डियों का नुकसान कम होता है. So this a small presentation was only about these were the functions of vitamin K. Let's move to recommended dietary allowances for vitamin K. As this is also clear by the ICMR nutrient requirements and RDA for Indians report 2010 that vitamin K, K1 and K2, the amount required is very very small. It is 55 micrograms only. मिलीग्राम का भी 1000वां हिस्सा. 55 माइक्रोग्राम्स पर डे आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, कीपिंग इन माइंड ऑल द जेंडर्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑल द पीपल. सो लेट्स मूव टू और डिस्कस अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन के. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बोथ एक्सेस एंड लो इनटेक्स कैन हैव सीरियस implications on human health. Although such conditions are very very rare, these can be लाइफ थ्रेटनिंग इफ दे हैपन, जो मैंने अभी आपको बताया कि डेथ भी हो सकती है. वाइटामिन के डेफिशिएंसी लीड्स टू अ लोअर्ड प्रोथ्रोम्बिन लेवल एंड इंक्रीज्ड क्लॉटिंग टाइम, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमने का समय एनहेंस हो जाएगा एंड देयर बाय लीडिंग टू हेमरेजेस. बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है. दीज कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल हेमरेजेस बोथ. द पॉजिटिव फैक्टर्स इंक्लूड. इसके क्या कारण हो सकते हैं वाइटामिन के की डेफिशिएंसी के? सबसे पहला कारण है मार्जिनल डाइटरी इनटेक इफ वन अंडरगोज ट्रॉमा और एक्सटेंसिव सर्जरी. अगर किसी की सर्जरी हुई है, ब्लड लॉस हुआ है या कोई ट्रोमैटिक इंसिडेंट हुआ है उसके साथ, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ब्लड लॉस के कारण उसके बाद वो डाइट नहीं अच्छे से खा रहा और डाइट में विटामिन के बिल्कुल नहीं जा रहा, तो उस केस में डेफिशिएंसी हो सकती है. सेकेंड रीज़न कुड बी इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन के बाय द मदर. जब मदर प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, उससे माता ने प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में विटामिन के का सेवन नहीं किया, विच लीड्स टू हेमरेजिक डिजीज इन द न्यूबॉर्न विद लो प्रोथ्रोम्बिन लेवल, जो कि एक नवजात शिशु में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कर सकती है, जिसमें से लो प्रोथ्रोम्बिन लेवल एक प्रॉब्लम हो सकती है. Third reason can be inadequate intestinal absorption. Diseases of the liver and intestine such as biliary obstruction, malabsorption and parenchymal liver disease leads to deficiency in adults. वयस्क व्यक्ति में जिसमें लिवर की प्रॉब्लम है, जिसको एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा विटामिन के, उसका कारण क्या हो सकता है? या तो उसकी बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक है, जिसमें से बाइल लवण या बाइल सॉल्ट्स या बाइल एसिड निकलते हैं,
मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, या पैरेन्काइमल लिवर डिजीज़ है, लिवर के पैरेन्काइमा में सेल्स में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है. Next reason could be large amounts of vitamin A and E may interfere with the absorption or metabolism of vitamin K. यदि आप विटामिन A और विटामिन E का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तब भी विटामिन K के एब्जॉर्प्शन पे या उसके संश्लेषण पे या उसके उपापचय पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो आपको सारे विटामिन्स को बैलेंस में चल के खाना है. ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमने संतुलन बिगाड़ा, हमने एक विटामिन ज़्यादा लिया तो आप देखें वो कई बार दूसरे विटामिन की या दूसरे मिनरल्स की अवशोषण में भी नेगेटिव रोल प्ले कर देता है. लास्ट रीजन कुड बी इन सीवियर डिजीज ऑफ द लिवर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स इज इम्पेयर्ड इवन दो द सोर्स ऑफ विटामिन के इज एडिक्वेट. हालांकि विटामिन के एडिक्वेट होता है लेकिन लिवर की फंक्शनिंग इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि जो ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो एक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर पाते हैं. Now the last topic, which is toxicity of vitamin K. Vitamin K does not produce any toxic effects in doses which range to 10 to 20 मिलीग्राम्स. अगर 10 to 20 मिलीग्राम्स तक लेते हैं, हालांकि रिक्वायरमेंट 55 माइक्रोग्राम्स है, बट हमारी बॉडी 10 से 20 मिलीग्राम तक टॉलरेट कर सकती है. नॉर्मली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स ऑफ लिवर और इंटेस्टाइन. जब किसी व्यक्ति को लिवर और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है और उसका अमाउंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है विटामिन के का, या उसके ट्रीटमेंट के लिए विटामिन के दिया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग होती रहे, तो 10 to 20 मिलीग्राम्स पर डे तक लेने से व्यक्ति को टॉक्सिसिटी के इफेक्ट्स नहीं होंगे. बट विटामिन के एनालॉग्स जो कि मेनाडायोन या वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स ऑफ मेनाडायोन है जो कि विटामिन K2 है, एडमिनिस्टर्ड टू प्री मेच्योर इन्फेंट्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिसिटी एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज विच इज हिमोलिटिक एनीमिया या हाइपर बिलिरुबिनेमिया एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोयूरोनाइड फॉर्मेशन. सो अगर आप विटामिन K2 के सप्लीमेंट्स प्री मेच्योर यानी कि 7 या 8 मंथ्स बॉर्न न्यू बॉर्न्स को देते हैं तो उस केस में उनको हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, रेड ब्लड कॉर्पसल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हो सकती है, या बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है लिवर में, विच लीड्स टू हाइपर बिलिरुबिनेमिया, जिसकी वजह से दोबारा से हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, एनीमिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, एंड ग्लूकोयूरोनाइड फॉर्मेशन जो है वो impact हो सकती है. So this was all about vitamin E and vitamin K. I hope you have understood this topic well. So let's revise or summarize the topic in the form of MCQs. First MCQ is tocopherol is the scientific name of vitamin dash. किसका है? A, E और B. The right answer is option B, vitamin E. Dash is the scientific name of vitamin K. विटामिन के का साइंटिफिक नेम इनमें से क्या है? ऑब्वियसली K1, रेटिनोल, कैल्सिफेरॉल और फिलोक्विनोन. फिलोक्विनोन आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विटामिन E and K आर डैश soluble vitamins. आर दे वाटर soluble, fat soluble और alcohol soluble? Both of these are fat soluble vitamins. So option B is correct. Vitamin K plays an important role in the dash of blood. Vitamin K अपना जो मुख्य भूमिका है वो किस में निभाता है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में या प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में? We have already understood that it plays an important role in clotting of blood. Hence option A is correct. Next is the deficiency of vitamin dash in humans is extremely rare. किसकी deficiency extremely rare है? D, E या K की? Vitamin E, because of its wide occurrence in so many natural foods. So let's discuss few test question also which will be helpful to you for your exam preparation. Name a few rich sources of vitamin C. Vitamin C के मुख्य भोज्य स्रोत आपने बताने हैं. लिस्ट द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ विटामिन ई. विटामिन ई हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करता है, उसमें से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट 5-6 फंक्शंस हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं. व्हाट इज द रिकमेंडेड अलाउंस फॉर विटामिन ई? विटामिन ई का RDA बताना है. नेम द यूनिट इन विच रिकमेंडेशंस आर एक्सप्रेस्ड. किस यूनिट में विटामिन ई को एब्जॉर्ब किया जाता है? मिलीग्राम्स में, माइक्रोग्राम्स में या इंटरनेशनल यूनिट्स में? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई. विटामिन ई की कमी से होने वाले प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी है. एन्यूमरेट द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन के. विटामिन के फंक्शंस का वर्णन करना है. लिस्ट द फैक्टर्स दैट लीड टू विटामिन के डेफिशिएंसी. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो विटामिन के की डेफिशिएंसी की तरफ लेके जाते हैं, जो भी हमने लास्ट 5 फैक्टर्स डिस्कस किए.
वेयर आर वाइटमिन के एंड इट फॉर्म स्टोर्ड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में वाइटमिन के कहाँ पे स्टोर किया जाता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटमिन के इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की कोएगुलेशन में वाइटमिन ए की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका क्या योगदान है, उसके बारे में आपने लिखना है. So great thanks to eGyanKosh portal of IGNOU, which has helped in the preparation of these video lectures. I would also suggest you should also go through these modules on vitamins and micronutrients so that you can understand these concepts better. These are the few suggested books for your references, which include MS Bamji's Textbook of Human Nutrition, ICMR's Nutrient Requirement and Recommended Dietary Allowances for Indians 2010, Shubhangini A. Joshi's Nutrition and Dietetics and Human Nutrition book, B. Sri Lakshmi's Nutrition Science book. These books will be helpful to you students. Just go through them. Thank you so much for your patient listening, and I hope you will prepare well. All the best. Thanks a lot.